हेलो गाइस। तो आज हम एक रिक्वेस्टेड मूवी पैरेलल लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे। इस ऑसम मूवी के लिए मैं सबसे पहले परम भाई को सबसे बड़ा थैंक्स बोलूँगा। अब मूवी की तरफ बढ़ते हैं। आप सबको तो पैरेलल वर्ल्ड के बारे में पता होगा। वो एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पे हमारे ही हमशक्ल रहते हैं। उनका नाम, उनका काम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमारे मूवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मूवी में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर सोहन एक पैरेलल थ्योरी बहुत रिसर्च करके निकालते हैं। उनके थ्योरी के अनुसार हम अभी जो हैप्पीली लाइफ को जी रहे हैं, दरअसल वो लाइफ किसी दूसरे पर्सन की है। हम सिर्फ उस लाइफ को दोबारा रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ए नाम का शख्स होता है। वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करता है। उसे एक बीवी और 2 बच्चे थे। ए की बहुत हैप्पी फैमिली थी। एक दिन वो चारों एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। फिर जन्म होता है बी का। वो भी एग्जैक्ट सेम लाइफ एक ही तरह जीता है। वो भी अपनी लाइफ में तरक्की करता है। उसे भी एक बीवी और 2 बच्चे थे और वो चारों भी एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन ए और बी में टाइम डिफरेंस हो सकता है। अगर ए 2010 में मरता है तो बी शायद 2050 में भी मर सकता है। ए और बी दिखने में सेम नहीं होंगे, लेकिन उनकी लाइफ एग्जैक्ट सेम होंगी। ए और बी के लाइफ में सभी इंसिडेंट बिल्कुल सेम होंगे। उनके मरने का दिन, प्लेस और टाइम ये भी सेम रहेगा, लेकिन उन दोनों के लाइफ में थोड़ा बहुत टाइम गैप हो सकता है। मूवी में एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है जिसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब प्रोफेसर सोन की ये थ्योरी किम नाम के एक शख्स को पता चलती है जब उसकी वाइफ का मर्डर होता है। किम समझता है कि पैरेलल थ्योरी के अनुसार आगे जाके उसका और उसके बेटे का भी मर्डर होने वाला है। क्या किम अपना फ्यूचर सच होने से पहले चेंज कर पाएगा या नहीं, यही हम इस मूवी में देखेंगे। सबसे पहले हम मूवी के कुछ कैरेक्टर्स को समझने के लिए उनके प्रोफेशन से उन्हें जानेंगे। हम मूवी में 2 जनरेशन के बारे में बात करेंगे और इनमें से बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम सेम लगता है, इसलिए हम उनके प्रोफेशन से जानेंगे। जैसे हम किम के असिस्टेंट को असिस्टेंट ही कहेंगे और किलर को किलर। और जब एक टाइम पे हम 2 जनरेशन के बारे में बात करेंगे तो उनके नाम इस तरह से होंगे। जनरेशन 1 में असिस्टेंट 1 और सेकंड में सेकंड असिस्टेंट। मतलब फर्स्ट जनरेशन वाला फर्स्ट होगा और करंट जनरेशन वाला सेकंड होगा। हाँ, आपको इस वजह से किलर पहले ही पता चलेगा, लेकिन एंडिंग में जो ट्विस्ट है वो आपको एंड में ही पता चलेगा। और ये पूरा वीडियो 2 पार्ट में आएगा। आज फर्स्ट पार्ट आएगा तो कल सेकंड आएगा। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है प्रोफेसर सोहन से। पुलिस वाले उनकी पूछताछ कर रहे थे क्योंकि प्रोफेसर सोहन पर उनकी वाइफ के मर्डर का इल्ज़ाम था। सोहन का कहना था कि उसने अपनी वाइफ का जानबूझ के मर्डर नहीं किया, यह तो सिर्फ उनके नसीब में लिखा गया था। दरअसल प्रोफेसर सोहन पुराने वाले प्रोफेसर गोडर की लाइफ को रिपीट करते हैं और उन दोनों की वाइफ का मर्डर सेम डे और सेम टाइम पर हुआ था। पुलिस को यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही लगता है। प्रोफेसर गुस्से में जेल की दीवारों पर मैथ्स के कुछ फॉर्मूले लिखने लगते हैं। उनका कहना था कि मैथमेटिक्स में कोइंसिडेंस होना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर सीन शिफ्ट होता है किम की तरफ। किम बहुत मेहनत से कम एज में ही हाई कोर्ट का जज बनता है। वो अपने गुनहगारों को बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देता है। सज़ा सुनाने से पहले किम उनके फैमिली के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। वो गुनहगारों पर कोई भी दया नहीं दिखाता और बहुत सारे लोगों को ये बात ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। किम के अंडर एक असिस्टेंट लॉयर होता है। वो असिस्टेंट को अपना फैमिली मेम्बर ही मानता है। किम को बे नाम की एक खूबसूरत वाइफ होती है और उन दोनों को येजिन नाम की एक छोटी सी बेटी होती है। मतलब किम की एकदम परफेक्ट फैमिली है। अब उनके घर में पार्टी चल रही थी। पार्टी में येजिन किम को कहीं पे भी नहीं दिखती, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। उसी पार्टी में नाम की एक रिपोर्टर आती है। दरअसल वो प्रोफेसर सोहन की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। मतलब उसे पैरेलल थ्योरी के बारे में सब कुछ पता है और उस पर यकीन भी है।
उसे लगता है कि किम और पुराने जज हैन की लाइफ बिल्कुल सेम थी, क्योंकि वो दोनों सेम एज में और सेम डेट पर ही हाई कोर्ट के जज बने थे। लेकिन किम इन बातों को इग्नोर करता है। तभी उसे एक अनजान शख्स का कॉल आता है। वो अनजान शख्स किम के फैमिली के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहा था। किम को लगता है कि इसी शख्स ने ये जिन को पकड़ा होगा, इसलिए वो घबरा कर पूरे घर में उसे ढूंढने लगता है। फाइनली ये जिन उसे घर के ही ऑफिस में मिलती है। किम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कोर्ट के कामों की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। किम को उसका असिस्टेंट प्रोफेसर सोवन का केस लाता है। अगले मॉर्निंग में किम अपने ससुर के साथ घूमने के लिए जाता है। उसका ससुर भी पहले जज था, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है। वहाँ उनके बीच में भी प्रोफेसर सोवन की केस की डिस्कशन होती है। उन सभी को पैरेलल थ्योरी एक मजाक लगता है। कोर्ट में किम से मिलने के लिए एक ली नाम का पुलिस ऑफिसर आता है। प्रोफेसर सोवन का केस भी वही हैंडल करता है। ली और किम दोनों साथ में कॉलेज में थे, इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। थोड़ी देर बाद किम सोवन की केस की स्टडी करने लगता है। वो असिस्टेंट को पैरेलल थ्योरी पर उसकी राय पूछता है, लेकिन असिस्टेंट को भी पैरेलल थ्योरी एक कोइंसिडेंस ही लगता है। रात में किम काम करते करते सो जाता है। हम कैमरा में देख पाते हैं कि उसके घर में कोई घुस जाता है। अगले मॉर्निंग में वो फ़ोन की वजह से उठ जाता है। ये कॉल भी उसी अनजान शख्स का होता है जिसने पार्टी के रात कॉल किया था। इस बार भी वो शख्स किम के फैमिली के बारे में बुरा भला बोल के उसे धमकाने लगता है। किम घबरा कर फैमिली को घर में चेक करता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर उसे हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि लास्ट नाइट में किसी ने उसकी वाइफ का बहुत ब्रूटली मर्डर किया। बे की डेड बॉडी देखकर किम और उसके ससुर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये केस भी ली के पास ही आता है। उस दिन किम अपनी पत्नी की याद में बहुत ज़्यादा शराब पीता है। अगले दिन ये जिन किम को बहुत उठाने की कोशिश करके रोने लगती है। किम नशे की हालत में था, इसलिए उठ नहीं पाता। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और वही ये जिन को संभालता है। बे की मौत किम के लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। हम देख पाते हैं कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा, इसी वजह से किम की ऐसी हालत होती है। अगले दिन किम ये जिन को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ पे नाम वापस आती है। अब उसका कहना था कि हैन की वाइफ का मर्डर भी उसी दिन हुआ था जिस दिन किम की वाइफ का मर्डर हुआ था। मैं आपको बता दूं कि पुराने जज हैन के साथ में जो भी इंसिडेंट हुए थे वो सब कुछ 30 ईयर्स पहले हुए थे। बैक टू स्टोरी। किम पहले तो नाम पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इस सिचुएशन पर ऐसी बातें उसे बहुत हर्ट करती है, लेकिन वो एजेंट की वजह से शांत रहता है। किम को ऑफिस में एक नाम का एनवलप मिलता है, जिसमें उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी थी और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी दिया था। मेमोरी कार्ड में क्या है यह हमें आगे पता चलेगा। तभी किम को फिर से वही अनजान शख्स का कॉल आता है। किम पहले बहुत गुस्से में उसे बात करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी शख्स ने बे का मर्डर किया है। वो शख्स बातों बातों में किसी येलो व्हीकल के बारे में बोलता है। दरअसल वो शख्स एक मुजरिम है और किम ने उसे पहले बहुत कड़ी सज़ा दी थी, जिस वजह से उस शख्स की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई और इस चीज़ का बदला वो किम से लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ली किम के फ़ोन को ट्रेस करके उस अनजान शख्स के लोकेशन को ढूंढ लेता है। येलो कलर की वजह से किम को ये जिन की बहुत फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसकी स्कूल बस येलो कलर की ही थी। उसे लगता है कि ये जिन डेंजर में है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी स्कूल बस को ढूंढकर ये जिन को अपने साथ लेता है। अब किम समझ चुका है कि फ़ोन करने वाला शख्स उसके पुराने केस का मुजरिम है, इसलिए वो अपने पुराने केस स्टडी करने लगता है और वो ये जिन को संभालने के लिए अपने असिस्टेंट के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ ली उस अनजान शख्स का लोकेशन ढूंढ लेता है। वो शख्स एक फ़ोन बूथ से कॉल करके किम को धमकियाँ देता था। ली उस फ़ोन बूथ के फ़ोन को मॉडिफाई करके उस फ़ोन बूथ पर नज़र रखता है। ली के इस ट्रैप में वो शख्स पड़ जाता है और पकड़ा जाता है। उस शख्स को हम किलर बोलेंगे। पुलिस स्टेशन में किलर अपना कन्फेशन देता है। वहाँ पे किम भी होता है।
किम ली को किलर का स्टेटमेंट दिखाने के लिए बोलता है। स्टेटमेंट देखकर किम श्योर हो जाता है कि किलर ने बे का मर्डर नहीं किया, क्योंकि किलर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि उसने बे की बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले लेफ्ट हैंड से एंगेजमेंट रिंग निकाली थी, लेकिन असल में बे अपने राइट हैंड में उस एंगेजमेंट रिंग को पहनती थी। किम समझ जाता है कि ली ने किलर को प्रेशराइज करके ये झूठा स्टेटमेंट बनवाया है। तभी किम को नाम का कॉल आता है। इस बार उसका कहना था कि पुराने जज हैन की वाइफ का मर्डरर भी आज ही के दिन पकड़ा गया था। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि किम की रिंग वाली बात सच है या फिर नाम की बात, यह हमें आगे क्लियर होगा। मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि नाम भी पैरेलल थ्योरी पर स्टडी करती है, इस वजह से उसे हैन की लाइफ के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बैक टू स्टोरी, किम को नाम की इन बातों की वजह से वो भी पैरेलल थ्योरी पर थोड़ा बहुत यकीन करने लगता है। इस वजह से वो पैरेलल थ्योरी पर स्टडी भी करता है और प्रोफेसर सोहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। पहले तो किम सोहन से पूछता है कि तुमने अपनी वाइफ का मर्डर क्यों किया। इस पे सोहन का कहना था कि उसकी वाइफ उसे मारने के लिए खाने में जहर मिलाती है। अब ये बात जब सोहन को पता चलती है तो उसने अपनी डिश सिर्फ अपनी वाइफ के साथ एक्सचेंज की और उसे खाने के बाद उसकी वाइफ मारी गई। दरअसल किम यहाँ पे ये जानने के लिए नहीं आया था। प्रोफेसर सोहन के मुताबिक वो पुराने प्रोफेसर गोडल की लाइफ को रिपीट करते हैं और कुछ सालों पहले आज के दिन प्रोफेसर गोडल की मौत हो गई थी और यहाँ पे तो प्रोफेसर सोहन बिल्कुल ठीक होते हैं। इस वजह से किम को पैरेलल थ्योरी पर विश्वास उठ जाता है और वो वहाँ से घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे न्यूज़ मिलती है कि प्रोफेसर सोहन सच में मर चुके हैं। सोहन की मौत बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे प्रोफेसर गोडल की हो गई थी। पैरेलल लाइफ की यह घटना अपनी आंखों से देखने की वजह से किम की पूरी थिंकिंग चेंज हो जाती है। अब उसे भी पैरेलल थ्योरी पर यकीन होने लगता है, इसलिए किम अब पुराने जज हैन की लाइफ पर स्टडी करने लगता है ताकि वो हैन की लाइफ अपनी लाइफ से कंपेयर करके किलर को ढूंढ सके। लाइब्रेरी में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की वजह से किम श्योर हो जाता है कि वो सच में पुराने जज हैन की लाइफ को ही रिपीट कर रहा है। किम हैन के बारे में और जानने के लिए हैन के दोस्त से मिलने के लिए जाता है। वो दोस्त भी एक तरह का जज है, हम इसे चीफ जज बोलेंगे। चीफ जज बोलता है कि हैन को कोई कॉल करके धमकियां देता था और उसी शख्स ने हैन की पूरी फैमिली को मार डाला। मतलब अब किलर जैसे किम को कॉल करता है वैसे ही हैन को भी कोई कॉल करता था। किम इन सभी बातों को नोट कर लेता है। फिर वो हैन के बारे में और जानने के लिए नाम से कांटेक्ट करता है और उसके घर पे मिलने के लिए जाता है। वहाँ पे किम को नाम की डेड बॉडी मिलती है, उसे अभी किसी ने मारा था। तभी किम को पुलिस की सायरन की आवाज़ आती है, लेकिन वो टाइम पे घर से निकल जाता है और बच जाता है। नाम की मौत के बाद किम श्योर हो जाता है कि उसे मारने वाला किलर नहीं है, क्योंकि किलर अभी भी पुलिस कस्टडी में ही होता है। हैन के बारे में लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होती है। एक रात में किम वहाँ पे छुपके से जाता है और वहाँ से कुछ फाइल्स चुरा के लाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में किलर एक ऑफिसर को मारकर वहाँ से भाग जाता है। किम इतनी मेहनत से जिन फाइल्स को चुरा के लाया था उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन से किम को पता चलता है कि हैन की फैमिली के साथ उसका असिस्टेंट भी मर गया था। मतलब किम के असिस्टेंट की भी जान अब खतरे में है। किम अब उस पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है जिसके पास हैन का केस था। उस ऑफिसर का नाम पार्क होता है। पार्क का कहना था कि किलर 1 हैन की फैमिली को कॉल करके धमकियां देता था और उसी ने हैन के पूरे फैमिली को मार डाला। पार्क किलर 1 को अरेस्ट करने की डेट भी बताता है, वो 26 जनवरी होती है, लेकिन किम को ये डेट गलत लगती है क्योंकि किलर 2 17 जनवरी को ही पकड़ा गया था और आज 22 जनवरी होती है। अभी किलर 2 जेल से भागा है, ये बात अभी किम को पता नहीं है। वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी एक ट्रक किम की गाड़ी को उड़ा देता है, लेकिन होपफुली किम बच जाता है और इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में आता है। तब वहाँ ली से किम को पता चलता है कि किलर 1 जेल से भाग चुका है
अब किम समझ जाता है कि 26 जनवरी फ्यूचर की डेट है जब किलर फिर से पकड़ा जाएगा। अब 26 जनवरी को सिर्फ 4 दिन बचे हैं बेकी किलर को ढूंढने के लिए और खुद को बचाने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी से पहले किम, उसकी बेटी येजिन और उसका असिस्टेंट मरने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरी स्टोरी को ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो आज शाम को डाल दूंगा, लेकिन आज के आने के चांसेस बहुत कम है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।